तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के उपाय। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने धान की रुपाई समय से की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल पर कई हानिकारक रोगों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की बढ़वार बाधित करते हैं। इसलिए समय रहते धान की फसल में इन रोगों का नियंत्रण आप कैसे करें, आइए जानते हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार से। कहीं कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश बहुत कम हो रही है और कुछ इलाकों में बाढ़ वाला स्थिति है, पानी का वहाँ कमी नहीं है। तो दोनों स्थितियाँ में जो है हमारे धान में अलग अलग बीमारी आती है। तो जो सुखाड़ की स्थिति में जो है उसमें अभी पत्र लांछन या जो है पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन स्पॉट। तो ब्राउन स्पॉट जो है सीडलिंग स्टेज में भी आता है, जब आप बिचड़ा लगाते हैं या सोइंग करते हैं, बिचड़ा के लिए तैयार करते हैं तो उसमें भी आता है, और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी आता है। धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है। ये एक बीज जनित रोग है जो हेलमिंथो, स्पोरियम और आइजी द्वारा उत्पन्न होता है। पत्ती धब्बा रोग धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है और रोग उग्रता होने पर दाने भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंकुरण क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप जो है बीज उपचार किए ही होंगे, बीज उपचार से भी काफ़ी इसका हो जाता है। ये जो है प्रमुख रूप से अगर ये बीमारी आपके खेत में आया हुआ हो तो कम से कम अपने खेत को ड्राई न रखें, मतलब कि सूखा न पड़ने दें, पानी का व्यवस्था करें। और दूसरा चीज़ है कि उसमें जो है उचित मात्रा में पोटास और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम मात्रा में या स्प्लिट डोज में कम मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम का मात्रा 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में, या कॉम्बिनेशन में भी दवाई आता है जैसे कि फफूंदनाशक आता है, जैसे कि जिसको कि हम लोग कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण आता है, उसका आप 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। धान का खैरा रोग ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं
और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत की तैयारी के समय डालें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन बाद पुनः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सुखाड़ के स्थिति में दूसरा जो प्रमुख बीमारी है वो बीमारी है, आप जानते हैं कि जिसको कि झोंका कहा जाता है या ब्लास्ट कहा जाता है। पूरा आपका खेत जला हुआ लगता है। तो इसका जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि पौधे के पत्तियों पे जो सीडलिंग स्टेज में हो या जब पौधा बड़ा भी हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि अभी जो है उसके जो धब्बे हैं, गोलाकार धब्बे इसमें नहीं होते, इसमें नाव के आकार के धब्बे होते हैं या आँख के आकार के धब्बे होते हैं और बीच में धूसर रंग का या जो है ऐश कलर का या राख के कलर का होता है और बाहरी जो उसका जो आवरण है उस पे जो है आप देखेंगे कि भूरे रंग का जो है धब्बा बनता है। मतलब अगर इसको बचाव आपको करना है तो जो है फर्टिलाइज़र का बैलेंस डोज का आप इस्तेमाल करें। अगर आवश्यकता से ज़्यादा आप यूरिया डाल देंगे तो ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। अब जो लास्टली जो है फफूंदनाशक हमको इस्तेमाल करना है, तो फफूंदनाशक में बाज़ार में ट्राईसाइक्लाजोल नाम की आराम से मिल जाता है। 600 ग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत स्थिति खराब है तो आप 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे दूसरा छिड़काव भी कर देंगे। सफेदा रोग ये फसल में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके प्रकोप से नई पत्तियां कागज जैसी सफेद निकलती हैं। बता दें कि धान में ये रोग नर्सरी तैयार करते वक्त अधिक लगता है। इस रोग के निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टर लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जो बाढ़ वाली स्थिति में है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक बीमारी आने का चांस है जिसको कि बैक्टीरिया या जीवाणु से जो बीमारी होता है। तो इसको बचाव करने के लिए एक खेत का पानी दूसरे खेत में न जाने दें। अगर आप जाने देंगे तो जीवाणु जो इसके कारक हैं वो एक खेत से दूसरे खेत में चले जाएंगे और जो बगल वाले खेत में जो स्वस्थ पौधा है उसको भी ये लोग क्या है कि ये इन्फेक्ट कर देगा। इसके बचाव के लिए आप जो है बाज़ार में उपलब्ध है जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका 3 किलोग्राम मात्रा 50 ग्राम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन के साथ मिश्रण करके प्रति 1000 लीटर पानी को इस मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे और एक छिड़काव जो है जल्दी से जल्दी कर दें। अगर ये स्थिति आपका देखेंगे बहुत ख़राब स्थिति में है तो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे आप जो है दूसरा छिड़काव कर देंगे, जिससे कि आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। को अपनी तरफ आते देखा तो वो घबराकर उल्टी दिशा में दौड़ने लगे। जो राहगीर जिस हालत में था उसी हालत में उल्टे पांव उसने दौड़ लगा दी। लगभग 1 किलोमीटर तक राहगीर चिल्लाते हुए रोड पर दौड़ते रहे। गनीमत तो ये रही कि 1 किलोमीटर दौड़ आने के बाद जंगली हाथियों ने राहगीरों का पीछा छोड़ दिया और कोई हादसा नहीं हुआ। गुमला के चैनपुर क्षेत्र के सदान बुकमा में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथी ने आधी रात के करीब सदान बुकमा गांव के गरीब किसान दुखन नगेसिया लोरेंशिया लकड़ा एवं कमली देवी के घर पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। हाथी ने गांव में लगभग 2 घंटे तक उत्पात मचाया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने हाथी को ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की।
डेयरी व्यवसाय की बात करें तो प्रदेश के बहुत से किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में गाय भैंसों में कई तरह के रोग होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, आपके पशुओं में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए आप किस प्रकार से करें गाय भैंसों की उचित देखभाल, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। तो इस सीजन में दुधारू पशुओं का अपन प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस पर मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो होती है बरसात में, वो ये रहती है कि बरसात ऋतु प्रारंभ होने के समय ही पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। कि इनके आवास की अगर बात करें तो बरसात में आप लोग जानते ही हैं कि जब पानी बरसता है तो गांव देहात में अगर अपन किसानों को देखें या उनका देखें तो कई बार हमारे पशु गाय या भैंस जो भी हैं वो खुले में और कच्चे वातावरण में रहते हैं, जिसके कारण कीच वगैरह हो जाती है और उससे हमारे पशु को रोग और बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी गाय भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं को बरसात के प्रभाव से बचाने के लिए आवास प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा। तो इसके लिए अपने को ये करना है कि शेड के अंदर साफ सफाई अच्छे से रखनी है। पानी की बौछार या बूंदें अगर कहीं से आ रही हैं तो उसको कवर करने के लिए हमको इंतजाम करने हैं। और इसके अलावा मुख्य रूप से अपने को ये रखना है कि साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से या विधिवत तरीके से मेंटेन करनी है, जिसके कारण कि अपना पशु और उसका आवास जो है सूखा रहे। आवास को अपने को सूखा रखना। दूसरा, कहीं से भी उसमें पानी की बौछार या पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम झाड़ू लगा के उसके जो शेड है उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई करनी चाहिए। मान लो कई बार ऐसा होता है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, पानी भी बरस रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो ठंड से बचाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। बरसात जब शुरू हो जाती है तो उस समय टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का एक बड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि बाह्य परजीवी, कीड़े मच्छर और पतंगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम समय होता है। तो इस समय तेज़ी से इनकी बढ़वार होती है और ये पशु को हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। तो इसके लिए अपने को ये करना है तो या तो आसपास थोड़ा सा धुआं कर दें या राख का छिड़काव कर दें, जिससे कि इससे कुछ हद तक निजात मिल जाती है। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है इनके आहार की व्यवस्था। यदि आपने इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही की तो लाभ की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए गाय और भैंसों के आहार प्रबंधन में इन बताई जा रही बातों पर जरूर ध्यान दें। पशु के जो सानी चारा है या दाने का प्रबंधन है वो इस प्रकार से करें कि अपन सुबह 6 बजे तक हर हालत में पशु की सानी वगैरह कर दें, जिससे कि क्या होता है 3-4 घंटे में जब पशु के अंदर भोजन पचता है तो उससे एक गर्मी पैदा होती है, हीट इंक्रीमेंट का इफेक्ट रहता है। तो वो गर्मी को हमें इस प्रकार से मैनेज करना है कि अगर सुबह 6 बजे हम दे देंगे तो 3-4 घंटे बाद 9-10 बजे का समय होगा, तो उस समय वातावरण की गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। यही अगर अपन सानी लेट करेंगे तो क्या होगा, जब भोजन पचने के बाद हीट इंक्रीमेंट इफेक्ट आएगा और उसी समय वातावरण का तापमान भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से पशु को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, दूध उत्पादन में गिरावट आती है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपने को दाना पानी और सानी का प्रबंधन इस प्रकार से करना है, सुबह बहुत जल्दी सानी करें और शाम को भी सानी करीब 5 बजे या 5 बजे के बाद ही करें, जिससे कि जब भोजन पचे तो उस समय तक वातावरण का तापमान कम हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपन पूरा भूसा दे रहे हैं तो उसके बाद भूसे की मात्रा लगभग 70% कर दें, 30% हरे चारे का समावेश करें, उसके बाद में फिर 60% कर दें उसके बाद फिर तो ग्रेजुअल तरीके से अपने को सूखे चारे से हरे चारे को रिप्लेस करना है। आप लोग जानते हैं कि सूखे चारे को अपन पूरी तरह से 100% नहीं हटा सकते, क्योंकि एक तो चारे की अपने यहाँ कमी है, दूसरी बात क्या है, वैज्ञानिक निष्कर्षों से ये सामने आया है कि हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण तीनों के एक पर्याप्त कॉम्बिनेशन से ही पशु अच्छे दूध उत्पादन देता है। यदि हम इनमें डिस्टरबेंस करेंगे,
समय की उपलब्धता के अनुसार यदि चारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पशुपालक भाइयों, बरसात के मौसम में गाय और भैंसों में परजीवियों की समस्या तो आती ही है, साथ ही साथ कुछ रोगों के आने की भी संभावना बनी रहती है। तो आप अपने जानवरों को इन बीमारियों से बचाने के लिए सही समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। बाकी रेगुलर तरीके से अपने को इनका डिवर्मिंग की प्रक्रिया, एक्टोपैरासाइट कंट्रोल के जो मेजर्स हैं या तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में आसपास का वातावरण इन बाह्य परजीवी तथा जीवाणु और विषाणु जो हैं बीमारी पैदा करने वाले, इनकी बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पशु को डिस्कम्फर्ट होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ग्रामीणों के अनुसार फिलहाल हाथी जारी के सीमावर्ती भूठी जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। हम लोग का घर को गिरा दिया, हम लोग इतना दुखी है ना कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं। सरकार कुछ भी नहीं करती है, वन विभाग कुछ भी नहीं कर रहा है, हम लोग को मुआवजा नहीं मिल रहा है, हम लोग कैसे रहेंगे। पीड़ित किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। वहीं कई किसानों ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल भी उनकी फसलों को जंगली हाथियों ने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली है। ग्रामीणों ने वन विभाग से टॉर्च पटाखा की मांग करते हुए जंगली हाथी को क्षेत्र से दूर करने की मांग की। पश्चिमी सिंहभूम में आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान जोड़ा पोखर झिंकपानी के तत्वाधान में हो भाषा को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ क्षेत्र में आज और कल आंशिक बादल, शुष्क मौसम, तापमान में वृद्धि और सतही तेज हवाएं संभव है। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 31 से 63% तक हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 24 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी और शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को छिड़काव सिंचाई का कार्य करने की सलाह दी जाती है। किसान भाई फसल का निरीक्षण करें और रोग, कीट, बीमारी के लक्षण पाए जाने पर जारी की गई सलाह के अनुसार नियंत्रण करें या कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करें। वर्तमान मौसम की स्थिति सफेद मक्खी थ्रिप्स के लिए अनुकूल है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके हुए पीले शरीर वाले छोटे निम्ब दिखाई दे सकते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर संख्या 8 से 12 आर्थिक नुकसान स्तर तक पाए जाने पर रोकथाम के लिए नीम युक्त दवा 5 मिलीलीटर और तरल साबुन 1 मिलीलीटर या फ्लोनिकामिड 50 WG की 0.30 ग्राम मात्रा या स्पाइरोमेसिफेन 22.90 SC की 1.20 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। थ्रिप्स के प्रकोप के लिए फसल की लगातार निगरानी करते रहें।
थ्रिप्स की रोकथाम के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की 50 ग्राम मात्रा या स्पाइनेटोरान 11.7 SC की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। कपास की फसल में किसान भाई गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे दिखाई दे तब इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 5 ग्राम मात्रा या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 10 मिलीलीटर मात्रा या प्रोफेनोफास 50 EC की 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में बिकानी रोग के नियंत्रण के लिए पौध की जड़ को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 6 घंटे तक डुबोकर रोपाई करें। धान की रोपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। ग्वार की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तथा तांदला के नियंत्रण के लिए इमेजाथाई पर 10 SL की 400 ग्राम मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। छिड़काव के दौरान मिट्टी में उचित नमी होना जरूरी है। किसान भाई ध्यान रखें कि इस खरपतवार नाशी द्वारा उपचारित खेत में आगामी रबी मौसम में सरसों की बुआई करने पर उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। मूंगफली की खड़ी फसल में संधि विगलन रोग जिसे कॉलर रॉट के नाम से भी जानते हैं, इसकी रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC या हेक्साकोनाजोल 5 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मृदा निक्षेप या सिंचाई पानी के साथ 200 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से देवें। किन्नों के बागों में लीफ माइनर, सिट्रस सिला एवं रेड स्पाइडर माइट, तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए टाइजोफास 40 EC की 2.5 मिलीलीटर मात्रा या क्विनाल्फास 25 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.50 मिलीलीटर मात्रा या एसिटामिप्रिड की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अरनिया, जिला कोटा के महेंद्र प्रताप ने। आपने चेरी टमाटर की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। राम राम सा किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे टमाटर, बड़े लाल लाल बेर जैसे फल, ये कौन सा पौधा है और इसको कहते क्या है। किसान भाइयों, ये जो आप टमाटर देख रहे हो, जो बिल्कुल जो छोटा फल दिखाई दे रहा है, इसको हम चेरी टोमेटो कहते हैं। इसकी साइज भी यही रहती है, लेकिन ये टेबल यानी कि सलाद पर्पज के लिए, खाने के लिए बहुत ही उपयोगी और अधिक पोषक तत्वों वाला फल है और साथ ही लंबे समय तक अधिक आय देने वाली फसल है। हम आप देख रहे हो बिल्कुल इंसेक्ट नेट हाउस, जो ग्रीन वाला ऊपर है, साइड में नेट हाउस है, उसमें प्रोटेक्टेड में ये खेती की जाती है। इसको आप पॉली हाउस में भी खेती कर सकते हो, प्रोटेक्टेड नेट हाउस में भी कर सकते हो। इस चेरी टोमेटो की खेती, जिसके लिए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने पूसा चेरी टोमेटो 1 करके ये किस्म को इजाद किया है, आविष्कार किया है। ये किस्म 9 से 10 महीने तक किसान के यहाँ चलती है और जुलाई अगस्त में इसको हम लोग
पौध तैयार करके सितंबर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और ये अप्रैल तक आराम से चलती है। 9 से 12 मीटर तक की लंबी इसकी बेल होती है, इसको आप 9 से 12 मीटर तक लंबी ले जा सकते हो। और आप देख रहे हो हम इसको सीधे मिट्टी में न लगाकर, आप देख रहे हो थैली में ही वर्मी कंपोस्ट, वर्मीकुलाइट, परलाइट का मीडिया बनाकर उसी में लगा रहे हैं और ये लंबा चल रहा है और इसमें फूल आते रहते हैं। ये पूसा चेरी टोमेटो किस्म है, इसमें गोल्डन चेरी टोमेटो भी आती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो चेरी टमाटर की फसल में आप ड्रिप के द्वारा जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। और जहां तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है तो चेरी टमाटर की फसल की शुरुआती अवस्था में 2 किलो 19 3 दिन के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 2 किलो 52 34 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है और फलन अवस्था पर 2 किलो 50 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। और फल की अच्छी क्वालिटी बनाए रखने के लिए जब फूल से फल बन रहे होते हैं तब इसके आसपास के सारे पुराने पत्तों को निकाल देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि संरक्षित वातावरण के अंदर हवा का आवागमन कम होता है और जब हम ये प्रक्रिया कर देते हैं तो वो हवा हमारे फलों को मिलने लगती है, जिससे फलों की गुणवत्ता में सुधार आता है। समय समय पर इसका जो कीट बीमारियों से जो साधारण टमाटर की फसल होती है उस तरह से इसका अपन उपचार करते रहते हैं। अब बात करते हैं कीट रोग की। तो चेरी टमाटर की फसल में लीफ माइनर कीट की समस्या ज्यादा देखी जाती है। ये कीट टमाटर की पत्तियों के हरे पदार्थ को खुरच खा लेते हैं, जिससे प्रभावित पत्तियों पर टेढ़े मेढ़े सफेद धानियां नजर आने लगती हैं। कुछ समय बाद पत्तियां कमजोर होकर गिरने लगती हैं और प्रकोप बढ़ने पर पौधों के विकास में बाधा आती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए आप ग्रसित पत्तियों को निकालकर नष्ट कर दें और इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। एक पौधे से आप 22 किलो टमाटर ले सकते हैं और 1000 वर्ग मीटर में आप 4 से 5 टन टमाटर की पैदावार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो भाव है बाजार में 100 रुपए किलो से कम नहीं होता है। ये बाजार में 100 रुपए किलो तो कम से कम इसका भाव होता है। अब आप देख लो कि 1000 वर्ग मीटर में अगर 100 से गुना करते हैं तो 4 लाख रुपए होते हैं एक कच्ची बीघा से 9 से 10 में। तो इस तरह के अपन पौधों को, इस तरह की चेरी टोमेटो एक जो नई किसान भाइयों के लिए या हमारे कृषि नवयुवकों के लिए जो खेती है, अगर इस पूसा चेरी टोमेटो की अपन खेती करते हैं अपने यहाँ घर में, आंगन में, पिछवाड़े में कहीं पे भी 10-20 पौधे भी लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से एक अच्छी इनकम को प्राप्त कर सकते हो। राम राम सा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।